जिस यूरोप को लग रहा था कि अब भारत से रूसी तेल से बना एक बूंद ईंधन भी नहीं आएगा, आज उसी यूरोप में भारत का जेट फ्यूल उतर चुका है। ट्रंप की धमकियां, यूरोपीय यूनियन का प्रतिबंध और रूस पर दबाव, सबके बीच भारत ने पहला झंडा गाड़ दिया है। दरअसल आज की खबर सिर्फ तेल की खबर नहीं है, ये वैश्विक ताकत की राजनीति की खबर है। आज बात करेंगे कि ग्लोबल ऑर्डर को कैसे ऑफिशियली चेंज किया है इस एग्रीमेंट में, और जो हेडलाइंस बता रही हैं छोड़ दीजिए। आज आएंगे थोड़ा डीपर लेवल पर। यह ट्रेड डील नहीं था दोस्तों, यह ट्रांसफर ऑफ पावर की बात हो रही है, यह चेंज ऑफ डेस्टिनी की बात हो रही है। यह न्यू एरा एक शुरू हो रहा है जहां पर अमेरिका और भारत मिलकर एक डोमिनेंस क्रिएट करेंगे। पाकिस्तान को तो इंडिया रोकता है ना कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर नहीं बना है। पाकिस्तान को हमने हर जगह पे रोकना है। देखें, ये पिछले कुछ साल पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल गुजारे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज के ऊपर कंप्लीटली आइसोलेट, यानी कि क्रिकेट की हद तक जो हर चीज खत्म कर दी थी बायलैटरली। मतलब उन्होंने कहा जी हमारे नजदीक में हमारा ये नेबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबक सीखे हैं दुनिया ने, और खासतौर से यूरोप ने और नेटो कंट्रीज ने इससे एक सबक सीखा है। एक बहुत पुराना गाना है हिंदी फिल्म का कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने यही सबक सीखा है। आप देखिए, हमने पिछले 70-75 साल में सिर्फ वेस्ट को चेज किया। अब वेस्ट हमारे साथ मिलकर वो काम करना चाहता है, और ये बिगेस्ट टेक वे है। अमेरिका का जो सिस्टम है इनोवेशन का, वो उनका गोल्ड का स्टैंडर्ड है। वो अब भारत के धरती के ऊपर आने वाला है, स्पेशली इन फ्यूल इंडस्ट्रीज। हमारा ये नेबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू पंप अप, टू पुश अप, टू रेज। ये जी इंडियंस जो है ना वो हमारे उसमें उस सिलसिले में ना उस चीज को पुश अप करने के लिए किया जाता है, और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जिसे लग रहा था कि यूरोपियन यूनियन के नए बैन्स के बाद भारत का तेल एक्सपोर्ट रुक जाएगा, उन्हें आज एक बड़ा जवाब मिल गया है। वेस्टर्न प्रेशर और डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट का असली किंग कौन है। 21 जनवरी से ईयू ने यानी यूरोपियन यूनियन ने रशियन क्रूड से बने प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया था, लेकिन फरवरी शुरू होते ही भारत ने यूरोप के दिल में अपना जेट फ्यूल उतार दिया है। आज बात करेंगे रिलायंस की उस स्मार्ट डिप्लोमेसी की जिसने यूरोप को झुकने पर मजबूर कर दिया। पूरी दुनिया की नज़र रिलायंस इंडस्ट्रीज के टैंकर लीवा 5 पर थी। ये टैंकर 3.9 लाख बैरल जेट फ्यूल लेकर इटली के पोर्ट पहुंचे। मजे की बात यह है कि ये शिप 8 जनवरी से ही वहां खड़ा था। लगभग 3 हफ्ते तक इंतजार चला, कभी मौसम का बहाना तो कभी लीगल चेक्स, पर असली वजह थी यूरोपियन यूनियन की इन्वेस्टिगेशन। वो चेक करना चाहते थे कि क्या इस तेल में रशिया का हाथ है, लेकिन रिलायंस ने पहले ही इतनी सॉलिड प्लानिंग कर रखी थी कि वेस्टर्न कंट्रीज देखते रह गए। रिलायंस ने ये तेल बहुत पहले ही समझ लिया था। जमुनानगर में उनकी 2 रिफाइनरीज है, एक डोमेस्टिक मार्केट के लिए और दूसरी पूरी तरह एक्सपोर्ट के लिए। रिलायंस ने 20 नवंबर को ही अनाउंस कर दिया था कि उनकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिफाइनरी अब रशियन क्रूड प्रोसेस नहीं करेगी। उन्होंने यूरोपियन बायर्स को लिखित में दिया कि ये फ्यूल 100% रशिया फ्री है। इस स्ट्रैटेजिक मूव की वजह से यूरोप चाह कर भी भारत का रास्ता नहीं रोक पाया, क्योंकि उन्हें पता है अगर भारत से सप्लाई रुकी तो यूरोप में एविएशन सेक्टर ठप हो जाएगा और फ्यूल प्राइसेस आग पकड़ लेंगी। यूरोपीय यूनियन ने रूसी कच्चे तेल से बने उत्पादों पर 21 जनवरी से प्रतिबंध लगाया, लेकिन फरवरी की शुरुआत में ही भारत ने यूरोप को ईंधन निर्यात कर डाला और बता दिया कि रूस के लिए भारत कुछ भी करेगा। और ये कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो सवाल उठता है, क्या ट्रंप की धमकी काम नहीं आई? सबक सीखे हैं दुनिया ने, और खासतौर से यूरोप ने और नेटो कंट्रीज ने इससे एक सबक सीखा है। एक बहुत पुराना गाना है हिंदी फिल्म का कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने यही सबक सीखा है। मैं दोस्तों आपको कहां ले जा रहा हूं इस कहानी के द्वारा, थोड़ी देर में उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह बताता हूं कि लोगों ने क्या सीखा। लोगों ने यह बोला कि ट्रंप जो बोलता है उसको बोलने दो, आप अपनी बात पे अड़े रहो। यही काम भारत ने करा, यही काम मोदी जी ने करा। ट्रंप तुम ऐसे हो, तुम बेकार हो, तुम ऐसे हो, डेड इकोनॉमी, ये वो। और ट्रंप की जो कैबिनेट है उसने जो जहर उगला है भारत के लिए डेली, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पीट नवारो कुछ ना बोले या कोई और इसका जो कैबिनेट मेंबर है, सेक्रेटरी है, कोई कुछ ना बोले। और एक से एक बदतर बयान। भारत ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बात ही नहीं करी भारत ने। जाओ तो मैच करो। अच्छा,
जब अचानक ट्रंप ने डील अनाउंस करी तो दुनिया को बहुत बड़ा झटका लगा कि यार कल तक तो ये एक दूसरे से बात करना ठीक नहीं समझ रहे थे। ये बात क्या हुई? बीच में डोवाल साहब जाते हैं अमेरिका और ये कवर कर चुका है पूरा मीडिया, हम लोगों ने भी कवर करा था। और ये मार्को रूबियो से मिलते हैं और मार्को रूबियो से ये बोलते हैं कि देखो यार सुनो, अगर तुम ज्यादा प्रेशर डालोगे तो हम चुप हो जाएंगे। यही बोला डोवाल साहब ने, अगर तुम ज्यादा प्रेशर डालोगे हम चुप हो जाएंगे और फिर हम इंतजार करेंगे कि कभी ना कभी तो डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होगा। अब बात करेंगे कि ग्लोबल ऑर्डर को कैसे ऑफिशियली चेंज किया है इस एग्रीमेंट में, और जो हेडलाइंस बता रही हैं छोड़ दीजिए, आज आएंगे थोड़ा डीपर लेवल पर। यह ट्रेड डील नहीं था दोस्तों, यह ट्रांसफर ऑफ पावर की बात हो रही है, यह चेंज ऑफ डेस्टिनी की बात हो रही है। यह न्यू एरा एक शुरू हो रहा है जहां पर अमेरिका और भारत मिलकर एक डोमिनेंस क्रिएट करेंगे और क्रैक करेंगे ये जॉइंट स्टेटमेंट को जो भारत और यूएसए ने दिया। हेडलाइंस क्या बोलती हैं? ट्रेड के बारे में बात हो रही है, टैरिफ्स के बारे में बात हो रही है, एग्रीकल्चर के ऊपर सरेंडर नहीं हुआ, कुछ नहीं है ऐसा। हेडलाइंस है जो पूरा का पूरा एग्रीमेंट के अंदर एक ही चीज बार बार लिखी गई है, वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप देखिए, हमने पिछले 70-75 साल में सिर्फ वेस्ट को चेज किया, अब वेस्ट हमारे साथ मिलकर वो काम करना चाहता है और ये बिगेस्ट टेक वे है। अमेरिका का जो सिस्टम है इनोवेशन का, वो उनका गोल्ड का स्टैंडर्ड है, वो अब भारत के धरती के ऊपर आने वाला है, स्पेशली इन फ्यू इंडस्ट्रीज। एक एक करके सारी चीजें खोलूंगा आपके साथ और कैसे ये फिक्स मैच है वो भी बताऊंगा आपको, जो मोदी जी ने ऑलरेडी इस बार बजट में पहले ही अनाउंस कर दिया था, जबकि ये एग्रीमेंट तो बाद में आ रहा है। अब आते हैं हुआ क्या। मेडिकल इक्विपमेंट है जो, उसके अंदर इनोवेशंस आ रही हैं, कैपेसिटी सेंटर्स खुलने शुरू हो गए और हम अडॉप्ट कर रहे हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ अमेरिका को। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है, यह कोई एक्सीडेंट से नहीं हुआ, यह फिक्स मैच के कारण हुआ है। अब आते हैं बजट के ऊपर। आपको याद होगा कि R&D के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए अनाउंस किए गए इस बार के बजट के अंदर। सारे एनालिस्ट कंफ्यूज थे, मैं खुद सोच रहा था कि यह पहली बार 10,000 करोड़ रुपए सिर्फ R&D के ऊपर, और सबने सडनली एक पुश आना शुरू हो गया इनोवेशन के ऊपर। अब देखते हैं रोड मैप क्या है। मोदी जी को पहले से मालूम था कि ट्रेड डील कैसे होने वाली है, चेस बोर्ड को बहुत महीने पहले वो सेट कर दिया गया था। आपको याद होगा जो आईटी के चीफ्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, उन सबको बुलाया गया। मोदी जी ने बुलाया, अपने ऑफिस पे नहीं, अपने घर पर, यानी कि एक पर्सनल अर्जेंट मैसेज था उन सबके लिए। मैसेज क्लियर था, अमेरिकन आ रहे हैं, अपने पैंट्स को पुल अप करना शुरू कर दीजिए। उनकी सपोर्ट के साथ अब हम भारत को आगे लेके जा सकते हैं और हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं, लेकिन हैंड होल्डिंग का काम नहीं करेंगे, आपको कंपीट करना पड़ेगा। पाकिस्तान को तो इंडिया रोकता है ना कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनना है, पाकिस्तान को हमने हर जगह पे रोकना है। देखें, ये पिछले कुछ साल पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल गुजारे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज के ऊपर कंप्लीटली आइसोलेट, यानी कि क्रिकेट की हद तक जो हर चीज खत्म कर दी थी बायलैटरली। मतलब उन्होंने कहा जी हमारे नजदीक में हमारा ये नेबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारा ये नेबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू पंप अप, टू पुश अप, टू रेज। ये जी इंडियंस जो है ना वो हमारे उसमें उस सिलसिले में ना उस चीज को पुश अप करने के लिए किया जाता है और कुछ भी नहीं है। तो मैं इस चीज को ये समझता हूं कि ये दैट्स वेरी सिग्निफिकेंट बाय द वे, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है, ये कोई मजाक नहीं है। ठीक है कि पाकिस्तान की तरफ सिर्फ इस एंगल से देखा जाए, उनको कहते हैं कि हम आपकी जो ब्रिक्स में जाने की जो आपकी एस्पिरेशन है, इंडिया का जरा सुनिएगा कि इंडिया, मैंने पढ़ रहा था वो जो था कि इंडिया ने नोट किया है कि मलेशिया की जो एस्पिरेशन है ब्रिक्स में मेंबर, यानी कि वो आपको सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना रहे हैं और आप उनकी जो एस्पिरेशन है उसको नोट करते हैं। मतलब ये भी मलेशिया के साथ मैं समझता हूँ थोड़ी सी जो है ना वो ज्यादती है कि मतलब आपके, वो तो आपको कह रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने, हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वो ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि हमने आपकी एस्पिरेशंस को नोट किया। मतलब ये कि हम देखेंगे हमने क्या करना है, आप जूनियर पार्टनर। अनवर इब्राहिम साहब को ये कहा जा रहा है कि भैया हम देखेंगे हमने तुम्हारा क्या करना है, तुम कौन हो। दोस्तों, अगर डाटा देखें तो आंखें खुली की खुली रह जाएगी। 2024 में भारत ने 41 लाख टन जेट फ्यूल यूरोप भेजा, जो 2021 के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में यूरोप की 15% एविएशन फ्यूल की जरूरत अकेला भारत पूरी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार धमकी दी कि भारत को रशियन ऑयल का
फायदा उठाने से रोका जाएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। यूरोप को रशिया से दुश्मनी निभानी है, लेकिन फ्लाइट भी तो उड़ानी है, और उस फ्लाइट के लिए तेल सिर्फ भारत दे सकता है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है कि भारत जो है वो रशिया से ऑयल ना खरीदे, इस वजह से वो बयान भी देते रहते हैं। लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया है कि भारत अपने 140 करोड़ लोगों के लिए जो एनर्जी की सप्लाई है, एनर्जी की ज़रूरत है, उसे पूरा करेगा। इसलिए भारत अपनी मर्जी से जहां मर्जी से तेल खरीदेगा, उससे किसी कंट्री को कोई लेना देना नहीं है। भारत के लिए 140 करोड़ लोग ज़्यादा ज़रूरी है और उनकी ज़रूरतें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक ऑयल टैंकर की खबर नहीं है, ये भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी की जीत है। वेस्टर्न प्रेशर के सामने भारत ने ना सिर्फ अपना बिजनेस बचाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सप्लाई चेन हमारे बिना अधूरी है।